बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां बकरीद के दिन असद नाम के एक युवक ने सूर्या नाम के एक युवक पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कल इलाज के दौरान फोर्टिस अस्पताल में सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। हिंदूवादी संगठन के लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए और आरोपी असद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज किया है। ये वारदात 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी गली में उन्हें असद मिला। उनके बीच कुछ बहस हुई। इसी दौरान असद ने सूर्या को चाकू मार दिया। घायल सूर्या को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। 16 साल का सूर्या 10वीं का छात्र था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। असद नाम के एक लड़के ने सूर्या नाम के एक लड़के पर हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कल उसकी मौत हो गई, निधन हो गया। हिंदूवादी संगठन आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए इसके बाद, और आरोपी असद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज किया है। 28 मई को दोपहर 3:30 बजे की घटना है। सूर्या के मुताबिक उसका भाई अपने दोस्त आयुष के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में असद के साथ उसकी कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद असद ने उसको रास्ते में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कल उसकी मौत हो गई। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारा सूर्य भाई मारा है ना बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो, और उनके घर जो भी हैं उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना है, न्याय खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कि हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में? हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई। हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ है अभी तक? क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू। हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले ले। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गाजियाबाद की घटना है 28 मई की, जब असद नाम के एक लड़के ने सूर्या नाम के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कल फोर्टिस अस्पताल में उसने आखिरी सांसें ली। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है उनका गुस्सा भड़का और उन्होंने आरोपी असद के घर को घेर लिया, वहां जमा हुए और असद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आपने तमाम जो लोग हैं उनकी बातें सुनी। जो भाई है मृतक का, सूर्या का भाई विनीत, उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। ये वारदात 28 मई के दोपहर की बताई जा रही है। 3:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सूर्या किसी काम से अपने दोस्त के साथ, आयुष के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में असद के साथ उसकी कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई, जिसके बाद असद ने सूर्या पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी कल मौत हो गई। सूर्या की उम्र 16 साल थी और वो 10वीं का छात्र था।
हर हर महादेव और सूर्या के हत्यारों को गोली मारो जैसे नारे लग रहे हैं। और ये असद जो आरोपी है उसी के घर के बाहर ये सारी भीड़ इकट्ठा है और इंसाफ की मांग हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 28 मई के दिन की घटना है जब असद और सूर्या के बीच किसी बात को लेकर के बहस हुई, जिसके बाद सूर्या को असद ने घायल कर दिया और कल उसकी मौत हो गई। संजय शाह हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। गाजियाबाद के कोड़ा कॉलोनी में सूर्या नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात कल दोपहर 3-साढ़े 3 बजे हुई थी। उसके बाद गंभीर हालत में सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। हत्या का आरोप असद नाम के एक युवक पर है, जो कि इसी मोहल्ले का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने बुलाकर अपने साथ लेकर गया और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ है बात करने के लिए। सूर्या की मदर है। कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी? भैया मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी पे थी। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया गया कि आ जाओ ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने धोखे से बुला के और उससे कहा तुमने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कि नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा है। कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। उसके पेट में चाकू घुक दिया था। ये हुआ है बस। बकरीद वाले दिन बुला के उसकी हत्या की गई। हाँ, बकरीद वाले दिन ही 3 बजे दिन के 3 बजे कल दिन के 3 बजे कल। असद इसको कैसे सूर्या को जानता था? असद इसी गली में रहता है। ये बच्चे सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसे जानता है। पहले भी किसी तरह का कोई विवाद रहा है? पहले हुआ होगा 7-8 महीने पहले। बच्चों में कभी मोहब्बत हो गया होगा, वो तो हमने निपटाम कर दिया था। अपनी बच्चे हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं। तो अब ये तो नहीं पता वो विवाद वो इस तरह वो करेगा। उसने तो मेरे बच्चे को ही काट दिया। बकरा ईद के दिन अपनी ईद मना ली उसने, तो पूरी वही दे दी। असद के साथ कोई और था क्या? अकेला? 7 लड़के और थे। अब वो उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो FRI में लिखे हुए हैं। हाँ, असद ने ही चाकू मारा है मेरे बेटे को। मेन पॉइंट असद भाई है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो अभी सब लोग आंखों के पीछे होते और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। इसलिए मैं मीडिया वालों से, सब योगी मोदी सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बस खून के बदले मुझे खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार नष्ट हो गया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा आदमी भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। एक बच्चा, वो भी मेरा दिमाग ही से खराब है। वो भी दिमाग उसे दौड़ा पड़ जाता है, गिर जाता है। 7-8 घंटे उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किसके सहारे जीऊँ। मुझे बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। तो परिवार इंसाफ मांग रहा है। कल जो है सूर्या की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद हिंदूवादी संगठन आरोपी असद के घर के बाहर इकट्ठा हुए और वहां जमकर नारेबाजी हुई और परिवार के लिए इंसाफ की मांग संगठनों की तरफ से भी उठाई गई। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शराब कांड में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। सरकार और पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम को तलाश लिया है, लेकिन विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर राहत देने के मूड में नहीं है। इंडिया टीवी की टीम भी इस मामले में लगातार पड़ताल कर रही है, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। तो महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शराब कांड में मौत का आंकड़ा जो है वो अब 15 हो गया है। सरकार और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे गोरख धंधे का जो इकोसिस्टम है उसकी पड़ताल कर ली गई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है। इंडिया टीवी की टीम भी लगातार जो है ग्राउंड पर मौजूद है और जांच पड़ताल में लगी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, और कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी लग रहा है कि प्रशासन की नींद नहीं टूटी है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में अभी भी अवैध शराब बड़े आराम से बेची जा रही थी। लोकल सूत्रों से इंडिया टीवी को एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी टीम ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को पहले सूचित किया। फिर मौके पर हमारी टीम पहुंची। कुछ देर में पुलिस की टीम भी आ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। हम पिंपरी चिंचवड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहाँ पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहाँ आकर ये भी कोशिश की कि यहाँ से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंगे। नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ओके ठीक, ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, चालू है कार्रवाई पूरी। आप लोग यहाँ से कुछ जब्त होगा अब जो ये मिलेगा साफ दिख रहा है। हम आपके साथ रहेंगे, आप प्लीज कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, पुलिस की टीम यहाँ पर है। हालांकि 2 कांस्टेबल्स यहाँ पर भेजे गए हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर एक तरीके से आप देखिए कि ये नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो महिला नजर आ रही हैं, इनसे हमने थोड़ी देर पहले ये चीज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सूचित किया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं है। हमारी पड़ताल के इस छोटे से हिस्से को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इंडिया टीवी के सवालों का पुलिस के पास भी जवाब नहीं था। मिलेगा जो तो जब्त करेंगे। नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ओके कई बार सवाल पूछा गया कि जब इंडिया टीवी की टीम आकर इस तरह की लोकेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकती है तो पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं है। इस पर भी पुलिस का रवैया ढुलमुल ही दिखा। इसके बाद पुलिस की टीम आसपास के घरों की तलाशी लेने लगी, जहां से जो कुछ भी संदिग्ध मिला उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान जगह जगह प्लास्टिक की भी वो थैलियां जमीन पर फेंकी मिली जिसमें शराब बेची गई थी। इस पड़ताल के बीच हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की जो शराब बेच रही थी। हालांकि महिला का कहना था कि उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये आपसे खरीदा गया है? ये आपसे खरीदा गया है? मैं थोड़ी देर पहले आपके पास आया था, आपने ये बेचा है। मैडम, ये लीगल है? बोलो तो। ये कानूनन जुर्म है, आपको पता है ये बेचना? बात बराबर से, ये पेट का सवाल हो, बराबर मालूम। पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस को क्यों बदनाम करते बेचारे। क्या नाम है आपका? रंजित। हाँ, रंजीता। रंजिता। रंजीता कचरा। रंजिता जी, आपको ये मेरा आदमी मर गया 2-3 दिन हुए। लेकिन उनकी मौत हुई, उसके पीछे आप देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में, इसी चीज की वजह से। उधर इंडिया टीवी की टीम की रिपोर्ट के बाद अब पिंपरी चिंचवाड़ की पुलिस भी एक्शन में दिख रही है। देव रोड पुलिस ने शराब बेचने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में दापोडी पुलिस स्टेशन के 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि पुणे पुलिस ने पहले ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, डिस्ट्रीब्यूटर कर्नल विरखा, गुरमंगत सिंह विरखा और जहरीली शराब बेचने वालों समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पता ये चला है कि जहरीली शराब पीने से पहली मौत पिंपरी चिंचवाड़ में हुई थी। लोग इसकी शिकायत लेकर दापोडी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत बताकर लोगों को लौटा दिया। FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। एक ही इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे से भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर आने लगी। तब जाकर प्रशासन जागा, पुलिस हरकत में आई।
अब सरकार का दावा है कि उसने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। पूना चिंचवाड़ के अंदर जो इस तरह से शराब पीकर मरे, बहुत ही दुखद बात है कि इतने सारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ जिनकी जानें चले गई उनके। अब सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार क्या कर रही थी इतने बरसों से वहां पर? अगर शराब की बिक्री हो रही है, अगर इस तरह से इलीगलिटी के साथ शराब वहां पे बिक रहा है, तो कानून प्रशासन क्या कर रहा था? तो मैं समझता हूं सरकार की पूरी लापरवाही है और जो भी वहां के लोकल नेता, लोकल लीडर, पालक मंत्री जो भी थे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार का कहना है कि मामले की तह तक जाएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जहरीली शराब कांड की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर पिंपरी चिंचवाड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर पुणे शहर के हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर गैंगरेप केस में आरोपी निलंबित दरोगा अमित मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित मौर्य पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। वो लंबे वक्त से फरार चल रहा था। अमित मौर्य को सचंडी थाना क्षेत्र के सोना गांव से गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके सफाई भी देता रहा। अमित मौर्य ने इस मामले को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। फिलहाल अमित मौर्य से पूछताछ की जा रही है। इंडी थाने पर जनवरी में एक माइनर लड़की के किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड एक केस दर्ज किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक अभियुक्त को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरा अभियुक्त, जिसका नाम अमित कुमार मौर्य है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर 50,000 का इनाम भी था और इसको गिरफ्तार करके अग्रिम विधि कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हो गया है। सम्राट सरकार की तरफ से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। दलित नेता नंद किशोर सम्राट चौधरी के बेहद खास माने जाते हैं। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से पहले भी राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन तब राबड़ी देवी ने यह बंगला खाली नहीं किया था और अब एक बार फिर से उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर एक नया बंगला अलॉट किया था, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी का परिवार उसमें शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन अब बिहार भवन निर्माण विभाग की तरफ से जल्द यह बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का परिवार इस बंगले में करीब 20 साल से रह रहा है। ऐसे में बंगला खाली करने के नोटिस को आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से बिहार सरकार काम कर रही है। बंगला का मोह नहीं है, लेकिन आदरणीय राबड़ी देवी जी संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अभी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता है और इतने दिनों से बंगले पर हैं। किनका किनका बंगला कहाँ कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन बंगले खाली कराने को लेकर के सरकार बेचैनी में है। तो बंगला का कोई मोह नहीं है। जनता के दिलों पर जो राज करते हैं, बंगले से तो सरकार निकाल देगी, लेकिन जनता के दिलों से कैसे निकालेगी।
और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस बार आपकी अदालत में आपकी मुलाकात एक ऐसे फिल्म स्टार से होने वाली है जो नायक से खलनायक बने और विलेन बनकर उनका करियर और बुलंदियों पर पहुंच गया। बॉबी देओल ने पहले ओटीटी पर आश्रम से और फिर फिल्म एनिमल में अपने नेगेटिव किरदार से खूब नाम कमाया। लेजेंड धर्मेंद्र के बेटे सुपरस्टार सनी देओल के भाई बॉबी देओल ने खलनायक बनकर अपने फैंस को चौंका दिया। बॉबी देओल ने यह रूप क्यों बदला, क्या मजबूरी थी, इसका पूरा जवाब आपको मिलेगा आज रात 10 बजे आपकी अदालत में। लेकिन अभी आप इस खास इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, जिससे पता चलेगा कि जब बॉबी देओल परेशान थे, हिम्मत हार चुके थे, तो सलमान खान ने बॉबी को कैसे हेल्प किया। मामू इतना प्यारा इंसान है ना सलमान, मतलब वो सिर्फ देना चाहता है, उसका इतना बड़ा दिल है, वो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पापा बोलते थे ये मेरे जैसा है, यू नो, उनकी सिमिलर क्वालिटीज़ हैं। तो सो आई ऑलवेज से कि जब मुझे फ़ोन आया रेस 3 के लिए, उस वक्त उसके पहले मैं एक बारी हम CCL एक क्रिकेट सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है, तो मैंने दाढ़ी उगाई थी, मैं कुछ ट्राई कर रहा था एक प्रोजेक्ट करने के लिए, तो बात बन नहीं रही थी। तो सलमान मिला मुझे, बोलते ये दाढ़ी क्या उगा के रखी तूने, शेव कर, इतना खूबसूरत है तू। ऐसे नहीं मामू, मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके लिए उगाई है। इसे देख बॉबी, जब मेरा करियर चल नहीं रहा था ठीक से, तो मैं संजय दत्त की पीठ पे चढ़ गया, फिर तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया, तो मैंने कहा मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे। और उसको वो बात याद रही, और कुछ सालों बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बॉबी शर्ट उतारेगा? मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगा। और वैसे मुझे रेस 3 मिली, और रेस 3 से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि आई मीन सलमान इज़ द सुपरस्टार ऑफ द मासेस। सब उसको इतना प्यार करते, सब उसकी फिल्में देखते हैं, और मुझे मौका मिल रहा है उसकी फिल्म में आने का, तो लोग जो बॉबी देओल को नहीं जानते थे वो उसको पहचानने लगेंगे, एंड दैट रियली हेल्प मी। अब खबर केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली से है, जहां सिलवासा में विष्णु टेक्सटाइल कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसकी खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग में की वजह से कंपनी में रखा जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। तो एक फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह आग लग गई, और आग ने देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, और फैक्ट्री में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें आग लगी। कपड़ा होने की वजह से बहुत तेजी से आग फैली, और आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। विष्णु टेक्सटाइल कंपनी है ये जिसमें आग लग गई। आग की खबर तुरंत दमकल को दी गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, और दमकल ने आकर के आग को काबू करने का काम शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक आग ने बड़ा रूप ले लिया था, और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि कोई किस तरह की कैजुअलिटी, कोई इंजरी इस घटना में नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग के लपटों से पूरा जंगल धू धू करके जल रहा है। लाखों की वन संपदा खाक हो चुकी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हो रही है। वन विभाग की टीम ने आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों को सतर्क कर दिया है, ताकि उन्हें आग से किसी तरह का कोई नुकसान न हो। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक मदरसा, मकान और 11 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से क्रम सिंहपुर विधानसभा में जी देखिए आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित किया गया जी, जिससे क्रम में माननीय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सरकारी भूमि से बंजर खादी जमीन से अवैध को हटवाया जाए जी, जिससे क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाने की पूरे माध्यम से कार्रवाई करी गई है जी। कुछ लोगों में इस पर जो है माननीय डीएम साहब के यहाँ भी मुकदमा योजित है, जिसके क्रम उसको अभी जज किया जा रहा है जी। उसमें निर्देश पारित होने के क्रम में कार्रवाई देखिए करी जाएगी।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के सीएलपी की मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी के सभी विधायकों से मीटिंग के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आज नेता चुने जाने के बाद अपनी नई कैबिनेट के साथ डीके 3 जून को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। शुक्रवार को पार्टी आलाकमान ने डीके और सिद्धारमैया दोनों नेताओं से नए मंत्रिमंडल पर चर्चा की, जिसके बाद देर शाम डीके शिव कुमार वापस बेंगलुरु लौट गए। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार को आज से बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सिद्धारमैया कैबिनेट में डिप्टी सीएम रहे डीके शिव कुमार को आज कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन करने के बाद शिव कुमार बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शिव कुमार को नेता चुनने की औपचारिकता निभाई जाएगी। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि नए सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख के ऐलान से पहले मंत्रिमंडल की भी तस्वीर साफ हो जाए, जिससे सारे मंत्री भी नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सके। इसको लेकर शुक्रवार को पूरे दिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के दिल्ली के पार्टी नेताओं से मुलाकातों का दौर जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक आज सीएलपी लीडर के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार 3 जून को शपथ ले सकते हैं। There will be a CLP meeting at 4 o'clock at Bangalore in conference room of Vidhan Soda. That is what we have decided. So our 2 observers will be coming, both the General Secretaries, Administration, GSO, Mr. Venugopalji and our Sujiwaraji. Both of them are coming. And our secretaries also will be here. They will conduct, with their presence, we will conduct a CLP meeting. कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, संकट काल में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और गांधी परिवार के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता है और आज उसी समर्पण का इनाम डीके शिव कुमार को मिलने जा रहा है। इधर कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डीके और सिद्धारमैया दोनों नेताओं से अलग अलग बात की, जिसमें दोनों ही नेताओं की पसंद पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों को नए कैबिनेट में जगह देने की मांग की है। कर्नाटक से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। सिद्धारमैया के कुछ समर्थकों को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। हालांकि डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल और राज्यसभा चुनाव सब पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। We will announce the list along with the other states. That is the information what I have got. It is not my domain. दिल्ली से बेंगलुरु तक डीके कैबिनेट का खाका खींचा जा रहा है। इधर पार्टी के विधायक भी अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर मंत्री पद के लिए दावा कर रहे हैं। कोलार जिले से 3 एमएलए और 2 एमएलसी ने केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर उन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक केजे जॉर्ज भी राज्यसभा भेजे जाने के इच्छुक हैं। ऐसे में उनके बेटे को उस सीट पर उपचुनाव लड़वाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं सिद्धारमैया कैबिनेट में वन मंत्री रहे ईश्वर खंडरे भी लिंगायत कोटे से बड़े पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। ईश्वर खंडरे ने 3 साल में वन मंत्री रहते हुए बेहतर परफॉर्मेंस का हवाला दिया है। ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ उत्तमವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। सिद्धारमैया से डीके शिव कुमार को सत्ता परिवर्तन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का कहना है कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। डीके शिव कुमार टीम इज विन इन दिस फाइट, सो न्यू सीएम Mr. D.K. Kumar will come, but in the government I think nothing will change. Both are worst. Siddaramaiah also worst, D.K. Kumar also more worst. डीके शिव कुमार भले ही अगले हफ्ते सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजर बेलूर द्वारकानाथ ने डीके शिव कुमार को 40 साल पहले ही बता दिया था कि एक दिन वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे।
द्वारकानाथ के मुताबिक डीके शिव कुमार के ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। पिछले साल ही उनका मुख्यमंत्री बनने का योग बना था, लेकिन किसी वजह से उसमें 1 साल की देर हो गई। राज्य का राजा बनेगा वो दिख रहा है। अरे ये क्या है, अजीब बात है। बाद में देखा, देखते 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 हुए, अरे राहु की घर में रवि बुध सब कुछ है, अरे एक दिन जेल भी जाएगा, कैसा होगा। मैंने चुप कर दिया। बाद में इनको बोला, तुम्हारा जहाँ तक बहुत अच्छा है, बुधात योग है, रोहिणी कृतिका नक्षत्र में पैदा है वो, इट हैज कम टू वृषभ राशि, यू विल शाइन वेरी वेल। तो आपने उस वक्त करीब 40 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टोल्ड हिम यू विल बी ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये देखना का नहीं है, तुम आगे देखो, तुम आगे जाओ, जो तुम्हारा होना है तो उसको सामना करो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ। गुरु से ही आप आपका गोल पर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैंने बोल दिया। 40 साल से हर अहम मोड़ पर डीके शिव कुमार के मार्गदर्शक बनने वाले बेलूर द्वारकानाथ कर्नाटक के राजनीतिक और व्यापारिक घरानों में एक जाना माना नाम है। उन्हें डीके शिव कुमार का सबसे बड़ा मार्गदर्शक और संकट मोचक माना जाता है। डीके शिव कुमार हमेशा गुरु जी के बताए रास्ते और समय का पालन करते हैं। 1969 में कांग्रेस के बड़े नेता देवराज उर्स के सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद देवराज 1972 में सीएम बने और 2 कार्यकाल पूरे किए। गुरुजी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव हारकर उनके पास पहुंची इंदिरा गांधी के लिए भी कर्नाटक के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में वापसी की। अब जब 40 साल बाद डीके का राजयोग जागा है, तो गुरुजी की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। 23 में जब इलेक्शन इधर से शुरू हुआ, उस टाइम में बोल दिया था मैंने, विल गेट 136 सीट्स प्लस यू विल बी चीफ मिनिस्टर इन दिस पीरियड ओनली, in this 5 years. Yes, I'll get only 136 seats. But he could not face Sidhu. He is a tall leader. Siddaramaiah is a tall leader. So जीत हुआ है उस दिन 23 में, और जीत का कारण है डीके शिव कुमार जी। पहले ही बोल दिया था, तब जेल जाएंगे तब बाद में तुम मुख्यमंत्री बनेंगे। राजा का प्रेम, जेल की बात। कृष्णा भी जेल गया था, बाद में कृष्ण भगवान जगत गुरु है, जगत का गुरु है, कृष्णा है। तुम भी ऐसा बनेंगे, चुप रहो। डिनाइल ओनली इज देयर, नॉट डिले इज देयर, नॉट डिनाइल। गॉड डज नॉट डिनाइड यू, योर चार्ट इज शोइंग यू विल बिकम चीफ मिनिस्टर, यू विल बिकम नॉट ओनली दैट। आज ही तुम्हारा एक पेपर और पेन लेके लिख लो, दक्षिण भारत में बहुत मशहूर नायक हो जाएगा। तुम राज संन्यास ले लो, लालच छोड़ दो, एक अच्छा मुख्यमंत्री बन के 2 साल में दिखाओ, इलेक्शन इजी हो जाएगा, तुम जीतेंगे, आप जीतेंगे। यू विल गेट अबाउट 144 सीट्स इफ यू गो इन माय वे, इन ए प्रिंसिपल्ड वे, यू विल विन, यू विल बी हियर इन द स्टेट फॉर 8 years, आफ्टर दैट यू विल बी बिग लीडर इन द कंट्री इटसेल्फ। ये तो बुद्धिमान है, कभी भी मोदी को कुछ नहीं बोलता है। वो मैंने बोल दिया है, वो तो प्रधानमंत्री है। सीबीएसई के री इवैल्यूएशन और री चेकिंग को लेकर एक नया अपडेट आया। सीबीएसई अब 1 जून से री इवैल्यूएशन प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है, यानी 12वीं के छात्र अब 1 जून से री इवैल्यूएशन और आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगवाई है। बोर्ड ने 19 मई से यह प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन आवेदन ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो रही थी, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिक्षा मंत्री ने भी माना कि सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से छात्रों को दिक्कत हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल, क्या खराब हो जाएगा बच्चों का 1 साल? ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड इसमें 1.5, 1.5, 1.5 जो कि 4.5 बनते हैं, बट इसमें मेरे को 3 दिए हुए हैं। अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें भी मेरे एक ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरी एंट्री सही है, बट इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए एंड इसको सीन करके छोड़ा हुआ है।
सरकार ने मानी गलती, ओएसएम की वजह से हुई रिजल्ट में गड़बड़ी। इस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई, इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। छात्र परेशान, कब निकलेगा समाधान? सीबीएसई ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, जहां आपको करना है। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होना चाहिए, पर इधर ऑप्शन है ही नहीं। हमने काफ़ी चेक भी करा, लॉगिन भी करा, उसके बाद क्या है ना, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था। तो जब पेमेंट ही नहीं हो पा रही तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम कर नहीं पा रहे क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चल रही। नीट के साथ साथ सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट से भी छात्र परेशान हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और रीइवैल्यूएशन पोर्टल काम नहीं कर रहा। हालांकि अब रीइवैल्यूएशन पोर्टल की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जो गड़बड़ी सामने आई वो कब दूर होगी। दरअसल इस साल सीबीएसई ने कॉपी की जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम लागू किया था, जिसके जरिए बच्चों की कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड की गई। इसके लिए सीबीएसई ने खास पोर्टल बनाया जिस पर अपलोड की हुई आंसर शीट चेक हुई। मार्क्स को पोर्टल ने ऑटोमेटिक जोड़कर नंबर दिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चों की 98 लाख कॉपी चेक हुई और सभी आंसर शीट मिलाकर 40 करोड़ कॉपी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाखों छात्र अपने नंबर देखकर हैरान थे और जब कई छात्रों ने कॉपी मंगवाई तो दिखा कि सही आंसर की भी कम मार्किंग की गई है। कई सवाल अनचेक्ड हैं तो कई जगहों पर सही आंसर लिखने के बावजूद 0 नंबर मिले हैं। में कैलकुलेशन एरर्स है, जो मेरे आंसर सही हैं उनको भी गलत मार्क्स दिए हुए हैं। ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड इसमें 1.5, 1.5, 1.5 जो कि 4.5 बनते हैं, बट इसमें मेरे को 3 दिए हुए हैं। ये अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें भी मेरे एक ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरी एंट्री सही है बट इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए एंड इसको सीन करके छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सीन का निशान है। जी सर। और मेरा एक एमसीक्यूज में मेरा आंसर सही है बट उसमें मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यू में मेरे आंसर सही है बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए। सिर्फ सानवी ही नहीं, ऐसे कई छात्र हैं जिनको अपने मार्क्स को लेकर परेशानी है, लेकिन पोर्टल नहीं चल पाने की वजह से वो आंसर शीट की रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। केमिस्ट्री के पेपर के लिए रिवैल्यूएशन चाहता था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स का देखे तो मुझे ओवरऑल 80% आ रहे हैं, पर केमिस्ट्री की वजह से मेरे परसेंटेज बहुत डाउन जा रहे हैं। ओके, तो आप केमिस्ट्री में चाहते थे, तो आज रिवैल्यूएशन की विंडो खुली है, तो आप कर पा रहे हैं अप्लाई? क्या प्रॉब्लम आ रही है या सच में आपको एक्सेस मिल रहा है? नहीं सर, मैं नहीं कर पा रहा। जैसे कि इधर ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, जहां आपको करना है। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होना चाहिए, पर इधर ऑप्शन है ही नहीं। कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं तो सर 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था 26 तारीख से ही रिवैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। हाँ, सर्कुलर में वही दिया हुआ था, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा। मेजरली जो मुझे डेफिसिट लगा मार्क्स का वो था फिजिक्स में। तो क्या आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था? मैम, रिवैल्यूएशन की जो विंडो थी जब वो खुली थी तो मैंने ट्राई किया था, दिन में आई थिंक 3-4 बार मैं ट्राई कर रहा था, बट फिर जब वो नहीं खुली तो मैंने कहा लेट इट बी, बिकॉज वैसे भी मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो कम ही है सभी में स्कोर, बट बायो और फिजिक्स में काफ़ी स्कोर बहुत नीचे गया है, इस वजह से शायद उनमें हम रिवैल्यूएशन कराते। बट हमने काफ़ी चेक भी करा, लॉगिन भी करा, उसके बाद क्या है ना, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था। तो जब पेमेंट ही नहीं हो पा रही तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा, इस वजह से हम कर नहीं पा रहे क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चल रही। हैरानी की बात यह है कि हर साल 1 से 1.5 लाख छात्र ही री-इवैल्यूएशन कराते हैं, लेकिन इस बार री-इवैल्यूएशन के लिए 4 लाख छात्रों ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ओवरलोड से सिस्टम में परेशानी हुई और अब तक 11 लाख से ज्यादा छात्र आंसर शीट ले चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आए थे, पेमेंट गेटवे भी हैक हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। ये 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई, इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई।
उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई, जिसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। सरकार का कहना है कि सीबीएसई ने सिस्टम में सुधार किया है, अब स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी और अगर छात्र के मन में अब भी कोई सवाल है तो सीबीएसई हर सवाल का जवाब देगी। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है, हमने जो सीबीआई की आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 पीएसयू बैंक को, पिछली बार 1 पीएसयू बैंक एक बैंक था, इस बार हम 4 पीएसयू बैंक को काम किए, एसबीआई, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया। नीट पेपर लीक मामले की जांच जारी है, सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो दूसरी ओर आज इस मामले में गिरफ्तार मनीषा हवलदार समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई आज आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई का दावा है कि मनीषा ने फिजिक्स पेपर लीक किया और लोगों तक पहुंचाया। जो हुआ पिछले बार नीट में वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। राधाकृष्ण कमेटी की सुझाव की लगभग जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था 70% इंप्लीमेंटेशन हुई थी। उसमें ये एनविजन नहीं करवाया गया था कि क्वेश्चन जो इनसाइड एनटीए कुछ गड़बड़ी हो सकता है। एनटीए की भी कुछ सुधार की उन्होंने बात किया था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शायद वो हम कर पाते तो ये दिक्कत भी शायद ना आता, लेकिन घटना हुई है, उसकी हम उसको स्वीकार करते, उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। इसलिए इस बार ये पुनः ना हो, उसके लिए पूरा उसकी संपूर्ण प्लानिंग किया गया है। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके, प्रिंटिंग से लेके, फिर आगे वो राज्यों के जाना, राज्य के अंदर जिस शहर में बैंक में रहेगा वहां तक जाना, और एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन सेंटर की तक जाना। उसकी सिक्योरिटी कमांड सिस्टम, उसकी कमांड ऑर्डर, उसके लिए सुपरवाइजर, उसके लिए अथॉरिटी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये सारे की एक एसओपी हम लोग नया बना रहे हैं। इसको सभी को भारत सरकार के अनेक विभाग तथा जिस राज्य में परीक्षा होगा, जिस केंद्र में परीक्षा होगा, वहां तक की अधिकारियों को इसमें से कुछ ना कुछ दायित्व के साथ जुड़ना। लगता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सभी लोग लग के इसकी एक बच्चों को आश्वस्त हम करना चाहेंगे, एक ठीक ठाक परीक्षा हम लोग करा लेंगे, सफल परीक्षा, निरूहुल परीक्षा हम 21 जून को करा पाएंगे। ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नीट पेपर लीक को लेकर के दर्द छलका। बाबा बागेश्वर ने कहा कि छात्रों की पीड़ा जानकर उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गलती छात्र क्यों भुगते, सिस्टम की गलती है तो सिस्टम को ही दंड मिलना चाहिए ताकि उसे पता लगे कि गलती हुई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज हम सभी 20-21 दिन अंदर रहे, खबर नहीं थी, हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में। बहुत मेहनत की कुछ बच्चे, 1-2 बच्चियां हमको यहाँ मिलने आए। हमने उनका मन देखा तो पूछा क्या हुआ, बोले पेपर तो दिया लीक। उन्होंने कहा रो मत, कोई बात नहीं, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें नहीं हो जाए। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहिए, जो बच्चे उधार उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करते, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है।
माँ बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम ये होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगत रहे, जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर नहीं। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। सम्राट सरकार की ओर से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग का बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। दलित नेता नंद किशोर राम सम्राट चौधरी के बेहद खास माने जाते हैं। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में आज से एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाने वाला है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे मनोज जरांगे पाटिल आज से दोबारा आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि बीजेपी नेता प्रसाद लाड उनसे मिलने आए थे, लेकिन उसके बाद भी आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मनोज जरांगे आज से जालना के अंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जारंगे पाटिल से बातचीत के लिए विखे पाटिल और प्रसाद लाड को जिम्मेदारी दी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में आज बुलडोजर एक्शन दिखने वाला है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी 6 मज़ारें लावारिस और अवैध घोषित किए जाने के बाद आज इसे ढहाने का काम शुरू होगा। कैंपस में कुल 8 मज़ारें हैं, जिनमें 2 वैध हैं जबकि 6 अवैध पाई गई हैं। KGMU प्रशासन ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपकर बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी दे दी है। यूपी के गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी मात्रा में नकली पनीर पकड़ा है। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने करीब 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ये नकली पनीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के डबारसी गांव से दिल्ली ले जाया जा रहा था। जांच के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे पनीर को असुरक्षित मानते हुए गड्ढा खुदवाकर उसमें दबा दिया। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये पनीर बाजारों तक पहुंच जाता तो हजारों लोगों की सेहत खतरे में पड़ सकती थी। गुजरात टाइटंस IPL में तीसरी बार फाइनल में पहुंच गई है। गुजरात की टीम ने क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। फाइनल में 31 मई को गुजरात का मुकाबला अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंदों में शानदार 104 रन बनाए, जबकि राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी की 96 रन की ताबड़तोड़ पारी बेकार हो गई।